और संसद का बजट सत्र अवंतिका शुरू होने वाला है और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगा। नए संसद भवन में राष्ट्रपति पहली बार दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियों को बताएंगी। बहुत खास ये सिलसिला रहेगा क्योंकि पहली बार आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस सेशन में देखने वाले हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस साल आम चुनाव भी होने वाले हैं और इसलिए इस बार यह अंतरिम बजट होगा। इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। आम चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। 9 फरवरी तक चलने वाला ये बजट सत्र हंगामेदार भी हो सकता है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। हो सकता है कि इस चीज को लेकर रणनीति पहले से ही अपने स्तर पर विपक्ष तैयार करे बैठा हो और जब आपने बजट भाषण सुना है तब अच्छा खासा हंगामा भी आपने सदन में देखा। हो सकता है कि आज जब सेशन का आगाज हो तब भी इसी प्रकार की हलचल आप देखें, लेकिन बहुत खास वो तस्वीरें होंगी जब आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको दोनों सदनों के सदस्यों के साथ नजर आने वाली हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 11 बजे दोनों सदनों को संबोधन देना राष्ट्रपति, जिनको आप देखेंगे आज 9 फरवरी तक ये सत्र चलने वाला है। तमाम ऐसी चीजें जिस पर डिस्कशन होगा। और आपको ये भी बताएं कि आम चुनाव से पहले का ये बजट है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक इस बजट पर महज काम होना है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि नए संसद भवन में ये पहला संबोधन होगा। दोनों लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को पहली बार ऐसे किसी मौके पर राष्ट्रपति संबोधित करेंगी और उनके अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी। अभिभाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा खाका उस अभिभाषण में नजर आएगा। और इधर मध्य प्रदेश के लिए भी खास खबर, मोहन कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। इन फैसलों में क्या कुछ तय होगा, क्या फैसले लिए जाएंगे, आज की बैठक में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इस पर रहेगी हमारी नजर। 10 से ज्यादा प्रस्ताव इसे की चर्चा के लिए लाया जा सकता है सदन में और कई फैसले डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ले सकती है। और मोहन कैबिनेट की आज जो होने वाली बैठक है, निश्चित रूप से जो 10 से ज्यादा प्रस्ताव लाए जाने हैं जिस पर चर्चा होनी है, उसके बारे में तो हम आपको डिटेल्स देंगे ही, साथ ये भी बताएंगे कि क्या फैसले आज इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाने हैं। आपको बता दें कि ये कैबिनेट की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज जो 10 प्रस्ताव आएंगे उसके अलावा कई बड़े फैसले भी सरकार ले सकती है। और ऐसे में पूरी नज़र हमारी रहेगी आज की कैबिनेट बैठक पर। कितने बजे ये मीटिंग होगी और कैबिनेट के लगभग सभी सदस्य यहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन उस दौरान कौन कौन से सदस्य पहुँचेंगे, किन विषयों पर चर्चा होती है और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले प्रदेश के विकास को रफ्तार देंगे, ये भी आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया आपके साथ जुड़ेंगे दर्शकों तक लाइव जानकारी पहुंचाने के लिए। भोपाल से मुझे जोड़ रहे हैं शैलेंद्र। आज का दिन बहुत खास, क्योंकि जब मोहन कैबिनेट की बैठक होती है आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ लाभ जरूर जनता के लिए निकलेगा। आज को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट होती है तब मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए कैसे बेहतर कुछ हो सके उसको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश होते हैं या फिर योजनाओं का पिटारा खुलता है। और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, चाहे मेडिकल कॉलेज को लेकर बात हो या फिर लॉ कॉलेज को लेकर बात हो या निर्माण कार्यों को लेकर बात हो, इस तरह के तमाम फैसले जो पिछले कैबिनेट्स में लिए गए। और इस बार की कैबिनेट की बात करूं, सबसे प्रमुख मुद्दा जो वो रहने वाला है निर्माण कार्य को लेकर। देखिए, बहुत सारे नगरीय निकाय इसमें से बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग पड़े हैं और ऐसे में उनको अतिरिक्त राशि देने को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। जिस तरीके से पहले ये तय किया गया था कि लोकसभा चुनाव के पहले नगरीय निकाय में जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा किया जाएगा, तो एक फैसला हो सकता है कि जो नगरीय निकाय में जो काम पेंडिंग पड़े हैं उसके लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी जाए। दूसरा सबसे बड़ा फैसला कर्मचारियों को लेकर है। जिस तरीके से 4% डीए बढ़ाने की मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42% डीए मिलता है, जबकि केंद्र के कर्मचारियों को 46% डीए मिलता है। हालांकि जब मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू थी तब मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी कि चुनाव के दौरान ही इस योजना को लागू किया जाए, लेकिन इसको स्वीकृति नहीं
मिली थी। अब चूंकि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक है, तो ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 4% डीए को बढ़ाने को लेकर स्वीकृति मिल सकती है। और इसके साथ ही जो चाहे वह गेहूं खरीदी हो, धान खरीदी हो, या फिर आने वाले समय में जिस तरीके से और जो निर्माण कार्य होने हैं, उस सब को लेकर एक बार और बता दूं कि 1 फरवरी से रोजगार मेले मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। लोगों को रोजगार देने की दिशा में भी कुछ बड़े निर्णय आज की कैबिनेट में हो सकते हैं। सुबह 10:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट रखी गई है, सभी जो मंत्री हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। जी शैलेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार खबरों पर चर्चा मध्य प्रदेश के बाद सीधे अब जिक्र छत्तीसगढ़ का करेंगे, जहां विष्णुदेव साय कैबिनेट की भी आज एक बड़ी बैठक। शाम 5 बजे मंत्रालय में ये बैठक होनी है। विधानसभा सत्र से पहले सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। तो आपको ये बताएं कि अगर छत्तीसगढ़ में भी कैबिनेट की बैठक हो रही हो, तब आप ये समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों, महिलाओं के लिए खासतौर पर कुछ हो सकता है। और सुकमा में सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 15 जवान घायल। तो टेकल गुड़ेम में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हुए, लेकिन दूसरी तरफ घायल भी हैं कुछ जवान। इन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। जवानों को जगदलपुर और रायपुर लाया गया। दरअसल ये टेकल गुड़ेम में पुलिस ने नया कैंप खोला हुआ है। पहले से ही घात लगाए नक्सलियों ने उन पर फायरिंग कर दी और नक्सलियों ने 100 से ज्यादा बीजीएल भी दागे। आपको बता दें कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस पूरी वारदात की पुष्टि की। तो आपको ये भी बताएं कि बालाजी हॉस्पिटल खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे, घायल जवानों से मिले हैं, हालचाल जाना है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ट्वीट भी हुआ है, जिसमें इस बात का भी जिक्र है जिस प्रकार से लोहा लेते आ रहे हैं नक्सलियों से जवान, ये सराहनीय, लेकिन ये शहादत जो है उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 6 नक्सलियों को मार गिराया गया यहाँ पर, लेकिन जवानों को भी नुकसान पहुंचा। 3 जवानों की शहादत हुई है और ये शहादत इन नक्सलवादियों के ताबूत की आखिरी कील बन सकती है, क्योंकि लगातार सरकार का दावा है कि वो अब नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेंगे। बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाका में नक्सलवादी अभियान, साथ साथ क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से उन्हें लाभान्वित करने के लिए लगातार विगत दिनों में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। इस सिलसिला में आज जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकलगुड़म इलाका में नवीन कैंप स्थापित की जा रही थे। कैंप स्थापना के लिए हमारा आउटर कॉर्डन में सुरक्षा बल तैनात थे। इस दौरान माओवादी को पेट्रोल नंबर 1 MCRC यानी फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारा आउटर कॉर्डन में जो लगा हुआ कोबरा और STF, DRG, CRPF के बल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिए गए थे। उसमें संभवतः माओवादी को कम से कम 6 कैडर मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं, उनमें से 2 कोबरा 201 बैटलियन का और एक CRPF 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान हैं जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे, उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जबलपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर बस्तर आईजी को आपने सुना, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो खुद भी जवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, सीएम रायपुर के बालाजी और नारायणा अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात की, घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स को जवानों का बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए और इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप भी यहां मौजूद रहे। 2 तस्वीरें। तरफ सीएमओ छत्तीसगढ़ की तरफ से ट्वीट हुआ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नक्सलियों के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत किए हैं और आज की घटना में 3 जवान शहीद हुए हैं।
14 जवान घायल हुए हैं और 14 में से 4 जवान यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4 जवान बालाजी हॉस्पिटल में और 6 जवान जगदलपुर में हैं। और आज हम गृह मंत्री जी, हम केदार जी सब घायलों से यहाँ पर मुलाकात किए हैं और जो उनकी आप बीती सुने हैं, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलियों का अंत समय आ गया है। इधर सुकमा में मुठभेड़ के बाद दंतेवाड़ा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की बनाई गई एक सुरंग मिली है। और इसके अलावा नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए रास्तों में जो स्पाइक लगाए गए, आईईडी लगाए गए, उन्हें भी बरामद किया गया है। रास्ते में लगाया गया कुकर बम भी पाया गया। वापसी के दौरान दंतेवाड़ा की टीम ने 3 नक्सल स्मारक सहित नक्सल डेरे को ध्वस्त किया। आप अवंतिका देखिए तस्वीरों में कितनी बड़ी और भारी भरकम ये सुरंग बनाई हुई है नक्सलियों ने। इस सुरंग को जवानों ने खोज निकाला है और इसे निष्क्रिय किया जा रहा है। अभी फिलहाल देखिए बाकायदा यहाँ पर सुरंग बना करके नक्सलियों ने स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी। कई नक्सली स्मारकों को भी ध्वस्त किया गया। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जब आशीष देखते हैं तो लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन, जिसके साथ जवान निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब 6 नक्सली जिन्हें मार गिराने में कल भी सफलता हासिल हुई, हालांकि कुछ जवान जो शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जवानों की तरफ से प्रयास कि जितने भी ये चीजें हैं इन्हें ध्वस्त किया जाए। और अब जिक्र राजधानी रायपुर का, जहां धान खरीदी की अवधि बढ़ाई गई है। अंतिम तिथि 4 फरवरी तक अब बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बम्पर धान खरीदी के बाद भी इस अवधि को बढ़ाया है। शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी होगी। किसानों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया, क्योंकि कई ऐसे किसान थे जो रह गए थे। धान खरीदी बहुत व्यापक स्तर पर छत्तीसगढ़ में हुई है, लेकिन करीब कुछ आंकड़ा 12 लाख किसानों का जरूर सामने आया था जो धान नहीं बेच पाए थे। और मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र के लिए मंत्रियों को विभागों का जिम्मा सौंप दिया गया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अपने अपने विभागों के कामकाज की जिम्मेदारी अब मंत्रियों को संभालनी होगी। बताएंगे कि किसे कौन सा विभाग मिला। कृष्णा गौर जो कि सामान्य प्रशासन विभाग संभालेंगी। तो आपको बताएं कि धर्मेंद्र लोधी जो नर्मदा घाटी विकास विभाग और जनसंपर्क विभाग का जिम्मा संभालने वाले। गौतम टेटवाल विधि एवं विधायी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। नरेंद्र शिवाजी पटेल गृह विभाग और जेल विभाग। प्रतिमा बागड़ी को प्रवासी भारतीय विभाग और विमानन विभाग की जिम्मेदारी। दिलीप अहिरवार का नाम सामने, खनिज विभाग, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग। राधा सिंह आनंद विभाग और लोक सेवा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। और आपको ये भी बताएं कि एमपी विधानसभा का सत्र 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, 19 फरवरी तक चलेगा। ये मंत्री विभागों की तरफ से जवाब स्पष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं। और अब वो खबर जो छात्रों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के पदों की भर्ती के लिए आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मंडल ने 2000 पदों में से फिलहाल सिर्फ 1641 पदों पर यानी 87% रिजल्ट जारी किया है। बचा हुआ रिजल्ट 14% ओबीसी आरक्षण के आधार पर जारी किया जाएगा। तो परीक्षा का आयोजन 7 अप्रैल 2023 को किया गया था और इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्ती की जानी। और इसके लिए करीब 40,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा था। हालांकि परीक्षा में सिर्फ 26,000 परीक्षार्थी ही शामिल हो पाए थे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रम रहा, लेकिन बहुत लंबे समय से चूंकि इंतजार इस रिजल्ट का था, तो अब जाकर इस परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की गई। इसके बाद से ही उत्साह उन अभ्यर्थियों में जिनका चयन हुआ है। और सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने खुदकुशी की। सीआरपीएफ के 150 बटालियन का जवान जिसकी खुदकुशी की एक दुखद खबर सामने आई। दूसरे जवान की राइफल से उसने खुद को गोली मार ली। मौके पर ही जवान की जान जा चुकी है। ये जानकारी सामने आई कि मानसिक रूप से ये जवान बेहद परेशान था। बिहार के
रोहतक का रहने वाला जवान बताया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशानी में ऐसा कदम उठाया। और उज्जैन का जिक्र करेंगे, जहां बार के बाहर मारपीट को लेकर सूचना सामने आई है। बार में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां पहुंचे ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई। बिल को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह वीडियो जो लगातार वायरल भी हो रहा है, नीलगंगा थाना क्षेत्र का पूरा मामला और एक और आपराधिक घटना जिससे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हुए। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, ये जो उज्जैन के बार के बाहर की तस्वीर हम देख रहे हैं, ये कब की तस्वीर है और क्या है इसके पीछे की कहानी? की घटना है और ये उज्जैन के शांति पैलेस नीलगंगा थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर बार के बाहर जो है पैसे के लेकर जो है विवाद हुआ था। इनमें ग्राहक और बार मालिक, बार कर्मचारियों के बीच में ये ग्राहक के साथ मारपीट की गई है इनके द्वारा, और लाठी डंडों से, और साथ में पिस्टल भी उसको ग्राहक पर तान रखी है। जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी की गई है, दहशत का माहौल फैलाया गया है, सड़क पे भी लोगों के साथ मारपीट की गई है। घटना की जानकारी लगते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया। वहीं जो घायल था उस युवक का जिला अस्पताल में उपचार कराने के बाद उसका बयान लिया गया है। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है शहर में, जो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि जिस तरीके से युवक पर कनपटी पर बंदूक तानकर उससे मारपीट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल फैल रहा है। ऐसे में पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। पहले रायपुर में 1000 लोगों का हिंदू धर्म में वापसी उनकी कराई गई और अब कवर्धा में 5 लोगों को भी घर वापसी कराई गई है। तो ये वापसी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कवर्धा में आयोजित कथा के दौरान कराई, जिसमें कुल 5 लोग शामिल हुए। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीला गमछा पहनाकर हिंदू धर्म में इन्हें वापस लेकर आए और ये सभी पारिवारिक क्लेश, आर्थिक तंगी और कई परेशानियों के चलते अन्य धर्म में जाने के लिए मजबूर हुए थे। ये महिलाएं रायपुर और बिलासपुर की रहने वाली बताई जा रही हैं। और बाबा रामदेव ने दिल्ली में कार्यक्रम के चलते अपने मोम के पुतले का अनावरण किया है। इस मोम के पुतले को न्यूयॉर्क स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में रखा जाना है। स्वामी रामदेव ने यह बताया कि जब पहली बार मुझे ये स्टैचू दिखाया गया तो उनके भी होश उड़ गए थे। योग गुरु के मुताबिक जिस तरह से स्टैचू पर काम किया गया है, यकीनन अद्भुत है। What a proud moment for all of us. The history has been made today. Wow. सर, कैसा लग रहा है जब आपने पहली बार देखा? क्योंकि काफी रियलिस्टिक है, बहुत मुश्किल है अंतर कर पाना। आपको कैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के? मेरी बहन, जब मैंने पहली बार देखा इसको तो एक ही मैंने बात कही, कैसा लग रहा है? मैंने कहा रामदेव जैसा ही लग रहा है। मीन्स 200 मेजरमेंट्स के साथ 200 कारीगरों ने 2 साल की मेहनत से 2 करोड़ पैसे की से ज्यादा की लागत से बना के वर्ल्ड के 200 जो आइकॉन्स हैं उनके साथ एक सन्यासी को पहली बार ये लगा रहे हैं, वो भी न्यूयॉर्क के स्टेडियम में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है। मैडम तुसाद की तो 24 डेस्टिनेशन है और उसमें जो भी ये फिगर्स बनाए और उसमें भी बाकी लोग कपड़ों के साथ होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा बारीकियां आ जाती हैं। माने हाथों से लेकर के पेट से लेकर के एक एक बाल इसका हाथ से लगाया गया है। तो मेरी बहन, ये अपने आप में एक बहुत पुरुषार्थ साध्य कार्य था और एक बहुत बड़ी प्रेरणा के साथ इन्होंने आज नहीं 2018 में मैं जब लंदन गया था तब इन्होंने मुझे मेजरमेंट के लिए बुलाया था। 2 दिन लग गए थे। नक से लेकर के शरीर के एक एक मसल, एक एक नस नाड़ी से लेकर के, आप देख रहे हैं यहाँ, ये जब आप यहाँ जाते हैं इसके पैर पर नीचे तक, तो एक एक चीज को
ये ठीक है, मैंने अपने फिगर को वैसे ही मेंटेन किया हुआ है, लेकिन ये जीवंतता, मैंने जब आंखों को देखा, माथे को देखा, तो मैं बचपन में छोटा बच्चा था, 5-7 साल का, कितनी उम्र थी मुझे नहीं पता। उस समय की उस 5 साल की जो चोट थी उसको भी ऐसे ही उभारा, आंखों को भी। पैरालिसिस हुआ था मुझे बचपन में। 200 टॉप रोल मॉडल्स, आइकॉन्स जिनको लगाया है इन्होंने मैडम प्रसाद म्यूजियम न्यूयॉर्क में, और वो भी क्या वो टाइम स्क्वायर पर, जहाँ एक एक इंच जमीन की कीमत लाखों करोड़ों में, वहां पर यह प्रतिमा का प्रतिमान जीवंतता के साथ प्रतिष्ठापित होगा। ये गौरव होगा। बाबा रामदेव को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन है जो लोगों के बीच जाएगा, और हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे ये जो वैक्स स्टैचू है ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 पे। जिन बेटियों ने कभी साइकिल तक नहीं चलाई थी, आज वो आसमान छू रही हैं। उनके सपनों को पंख लग रहे हैं। ये काम हो रहा है ग्वालियर में। देश भर की बेटियों को ड्रोन उड़ाने की यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, और साथ ही ड्रोन उड़ाने का रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया जा रहा है। तो कैसे उड़ान भर रही हैं बेटियां, इस रिपोर्ट में देखिए। हमने कभी साइकिल भी नहीं चलाया है, कभी साइकिल को भी चला के नहीं देखा, पायलट कैसे बन सकते हैं। ग्वालियर आने से पहले निशा और इनके जैसे तमाम महिलाओं को शक था कि कभी साइकिल तक नहीं चलाई, आसमान की उड़ान कैसे भरेंगी। लेकिन आज देखिए, ये महिलाएं आज ड्रोन उड़ा रही हैं। इनके लिए ये खुद आसमान में उड़ने जैसी ही है। ये महिलाएं प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद इन्हें मिलेगा ड्रोन उड़ाने का रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये महिलाएं बन जाएंगी ड्रोन पायलट। ये 10,000 महिलाओं को पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा पूर्ण देश के अंदर, और उनको ड्रोन पायलट के आधार पर पूरे देश में आगे बढ़ाया जाएगा। ड्रोन ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर के MITS कॉलेज स्थित ड्रोन स्कूल में देश भर से महिलाएं पहुंची हैं। इनके लिए ये एक बड़ा मौका है। घर गृहस्थी चलाने में अपना जीवन बिताने वाली वो महिलाएं जो कभी अपने गांव शहर तक से बाहर नहीं निकली, आज वो ड्रोन उड़ाएंगी, अपने सपने को मानो पंख लगाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है जो हम महिलाओं को, क्योंकि लोगों की, समाज की हमारी ये सोच है कि महिला सिर्फ एक गृहिणी महिला है, वो घर चला सकती है बस। लेकिन हम आज ये पायलट बन के सबको दिखा देंगे कि हम भी, महिलाएं भी कम नहीं है, हम भी पायलट बनकर सभी हमारी दीदियों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे। प्रशिक्षण के लिए ग्वालियर आई हूँ। पहले मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, राजस्थान से बाहर भी कभी नहीं आई थी, पर आज पहली बार मेरे को ग्वालियर आने का मौका मिला, वो भी प्रधानमंत्री से। मेरे को ग्वालियर में ड्रोन दीदी, ड्रोन पायलट बनने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार हूँ। इसके लिए ये है कि हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। हम लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, वहाँ पे हमें योगी और मोदी सरकार ने लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि हम एक पायलट के रूप में देखे जा रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1265 करोड़ का बजट जारी किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 10,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद 10 लाख कीमत का ड्रोन और उनका बीमा भी उन्हें निःशुल्क दिया जाएगा। प्रशिक्षित ड्रोन दीदी को ड्रोन में कमाई का मौका मिले, सरकार इसका भी इंतजाम करेगी। लेकिन पहले ये दीदियां ड्रोन उड़ाने में माहिर बनेंगी। इसके लिए ड्रोन स्कूल में कैसे महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, आइए जानते हैं। ये हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 2 दिन ग्राउंड क्लासेस होती है, जिसमें पूरा थ्योरी सिखाया जाता है। उस थ्योरी के बाद उनका एग्ज़ाम होता है। जब उसमें से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तब उसके बाद इनकी सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है। सिमुलेटर ट्रेनिंग के बाद इनके फ्लाइंग। ड्रोन ट्रेनिंग से महिलाओं को रोजगार मिलने भी लगे हैं। MP की रहने वाली साक्षी तो खुद ट्रेनर की जॉब हासिल कर चुकी हैं। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। यहाँ पहले मैं ट्रेनिंग खुद लेने आई थी, तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आई, तो यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे यहीं हायर कर लिया, और मैं अब दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी हूँ। तो अभी तक मैं लगभग 80-90 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। ड्रोन पायलट की ये ट्रेनिंग महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। ये ड्रोन कृषि के क्षेत्र में बेहद उपयोगी है। खेत में ड्रोन के इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, महिलाओं को आमदनी के नए जरिए भी मिलेंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब जिक्र करेंगे सीहोर जिले का, जहां बुधनी रेलवे स्टेशन के आउटर पर खड़ी ट्रेन से एक कैदी हथकड़ी समेत भाग गया है।
आरोपी का नाम त्रिलोक सिंह बताया जा रहा है। सीहोर पुलिस ने इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तो अपराधी जो हथकड़ी सहित यहां से फरार हो गया, बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि तलाश लगातार जारी। सीहोर की पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई। 10,000 का इनाम घोषित करना पड़ा है। तलाश इस अपराधी की लगातार जारी। और बढ़ते आगे, बैतूल में इन दिनों एक कुख्यात चेन स्नेचर का खौफ फैला हुआ है। चेन स्नेचर मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। तो अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी जिसे माना गया, पलक झपकते ही राहगीरों को लूटकर रफू चक्कर हो जाता है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का, जहां बच्चों के साथ घर लौट रहे स्कूल टीचर के साथ इस कुख्यात बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। दरअसल सुनसान गली में स्कूटी से जा रही टीचर के गले से मंगलसूत्र और सोने की चेन खींचकर आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इसे पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तो शातिर अपराधी का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए इसकी तलाश और ज्यादा तेज की गई है। कई और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही पुलिस पकड़ लेना चाहती है। चैन, दोनों ही चैन गले से छीन ली और ऐसे उठाते हुए थोड़ा मतलब आगे निकल गया। तो फिर मुझे लगा कि फिर मैंने अपनी बेटी को वहीं पे उतार दिया और मैं उसके पीछे तेज स्कूटी से गई, क्योंकि मैं भी स्कूटी पर ही थी, वो भी स्कूटी पर ही था। और फिर स्कूटी जैसे ही आगे लास्ट तक गली में ख़त्म हुई तो वहाँ रास्ता समाप्त है। उसने जैसे ही देखा कि मैं भी पीछे से आ रही हूँ तो उसने अपनी स्कूटी वहीं छोड़ दी और वो भाग गया। तो घर के पास में ही पीछे से अज्ञात व्यक्ति अन्य स्कूटर से आया और इनके गले से चेन छुड़ा के आगे की तरफ भागा। बहुत जल्दी ही इस आरोपी को गिरफ्तार किया। और अब जिक्र करेंगे मुरैना जिले का, जहां टेरर टैक्स को लेकर बदमाशों ने रेत माफिया के ट्रैक्टर्स पर फायरिंग कर दी है। आपको बता दें कि केलारस थाना क्षेत्र के खिड़कला में रेत माफियाओं के कई ट्रैक्टर्स पर फायरिंग के बाद पुलिस 4 बदमाशों में से एक के घर दबिश देने पहुंची तो उसके घर से अवैध हथियारों का पूरा जखीरा ही बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से 3 बंदूक, 2 कट्टे सहित 36 जिंदा 17 चले हुए कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस फरार 4 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये वही वारदात के यानी ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, जहां पर हथियारों का एक पूरा बक्सा पुलिस को मिला है, जिसमें गन और बुलेट्स पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा वो ट्रैक्टर हमने आपको दिखाया जिस पर फायरिंग की गई रेत माफिया के ट्रैक्टर्स पर, और फायरिंग के जो 4 आरोपी हैं फिलहाल उनकी तलाश पुलिस कर रही है। मुरैना से सामने आया ये घटनाक्रम। मुरैना और आसपास के क्षेत्र में जो हथियारों का इस्तेमाल है या हथियारों के अवैध रूप से पकड़े जाने की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और यहाँ पर भी ये टेरर टैक्स को लेकर फायरिंग की बात हुई और अवैध हथियार बरामद हुए। बढ़ते आगे, 5 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। नारायणपुर पुलिस के सामने इस नक्सली ने सरेंडर किया है। दरअसल 2016 से ही नक्सल संगठन में सक्रिय रहा है। आमदाई एरिया कमेटी में सक्रियता देखी गई। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए खुद को सरेंडर कर दिया है। लोनवरा 2 अभियान, जिसके तहत अक्सर नक्सली मुख्य धारा से जुड़ते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं। एक बार फिर से इसी प्रकार का क्रम 2016 से नक्सल संगठन में सक्रिय एक व्यक्ति जो अब मुख्य धारा में जुड़कर योजनाओं का लाभ पाना चाहता है। 5 लाख का इनाम इसके सर पर रहा है, लेकिन अब आत्मसमर्पित नक्सली के तौर पर जाना जाएगा। 2016 से ये नक्सल संगठन में एक्टिव रहा। अमदई एरिया कमेटी में ये एक्टिव था और नारायणपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से मुख्य धारा में वापस लाने के लिए नक्सलवाद छोड़ करके समाजवाद की ओर बढ़ना और जिस तरह से
नक्सलियों ने बीते कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण किया है। उनके सामान्य जीवन की जो शुरुआत है उनके लिए, उनके परिवार के लिए हितकारी। खेमनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। खेमनारायण, ये 50 लाख का, माफ कीजिएगा 5 लाख का जो इनामी नक्सली सरेंडर किया है, क्या नाम है इसका और क्या कुछ अब ये अभी जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी देखिए, नारायणपुर पुलिस और जो सरकार द्वारा जो नक्सली उन्मूलन के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसके तहत जो है नक्सलियों के जो कमांडर है घस्सू कुर्राम जो है उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया है। और ये जो घस्सू कुर्राम है ये जो नक्सलवाद को छोड़कर जो है अब मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। और जो है ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि इस तरीके से जो नक्सलियों के जो 5 लाख का जो इनामी नक्सली है और कमांडर रैंक कर रहा है वो अब मुख्य धारा से जुड़ रहा है, तो ये एक सफलता कही जा सकती है कि जो नक्सली उन्मूलन की जो अभियान चलाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए खेमनारायण। और अब बढ़ते हैं आगे।